हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल। तो हमारी चलती थी ट्रांसफार्मर की सीरीज़, ठीक है। उसके पीछे जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में, जिसके अंदर देखा था अपन ने हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस एंड कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यार वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने जनरेट की वोल्टेज कितनी 11 kV, ठीक है। उसको स्टेप डाउन किया, मान लो हो गया 440 वोल्ट में। तो मेरे को मेरे घर में चाहिए 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो रेटेड होती है अपने घर में, 230 वोल्ट चाहिए। अब अगर आपके पास इससे कम वोल्टेज आए, मान लो 210 आ जाए या 190 आ जाए, तो क्या आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा होगा ये? नहीं, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आपका बना है वो 230 के लिए बना है, ना कि 190 या 210 के लिए बना है। क्योंकि वहाँ से क्या होंगे, फिर लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसके अंदर? इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब होता क्या है वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ पे, मतलब देखेंगे ऐसे उसको। देखो जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर था, तो ट्रांसफार्मर में ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता था आपको याद हो तो, इधर की साइड में कुछ थी रेजिस्टेंस थी, इधर की साइड में कुछ रेजिस्टेंस थी, इधर कुछ लीकेज रिएक्टेंस था, इधर भी कुछ लीकेज रिएक्टेंस था, ठीक है। तो हो क्या रहा था, जैसे ही मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई की थी, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जितनी देते हैं उतनी ही बाहर निकल जाती है, वो जो टर्न रेशो होता है उसको कंपनसेट करके, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिकल की केस की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से जितनी वोल्टेज दी उसका कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे आएगा, वो कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे आएगा। इसका मतलब मान लो मैंने यहाँ पे 230 दी, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ, यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप हुआ, उसके बाद में मेरे को जो वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे वो कितनी मिलेगी, 230 के अलावा मान लेते हैं 225 मिल गई। तो हुआ क्या, 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे वही निकालना होता है कि मेरा ट्रांसफार्मर में कितना ड्रॉप हो रहा है, उसी को बोलते हैं अपन वोल्टेज रेगुलेशन। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? नो लोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब नो लोड कंडीशन लेते हैं, उसके बाद जो फुल लोड कंडीशन होती है उसके रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं कि अपन को कितनी वोल्टेज मिली, कहाँ पे, सेकेंडरी टर्मिनल पे। होता क्यों है? क्योंकि देखो मैक्सिमम जितने भी लोड होते हैं हमारे वो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर पे लगे होते हैं। अगर वहाँ पे वोल्टेज का अगर रेगुलेशन अच्छे से नहीं है, मेंटेन नहीं है, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ज़्यादा कम ज़्यादा के, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू, ऐसे बोलता हूँ या मैं कुछ एक रेंज होती है जो वैल्यू की ±5% के लिए उस पर बने होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज एट नोट लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100, ठीक है। ये वाली कभी कभी आपको वी रेटेड भी देखने को मिलती है किसी किसी बुक्स के अंदर। अगर आपको वी फुल लोड, यार ये जो आपका रिस्पेक्ट है ये अगर नहीं दिया हो तो आप वी रेटेड मांग के चलोगे उसको हमेशा, ठीक है। ये फुल लोड वोल्टेज होती है। तो ये होता है हमारा क्या, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको परसेंटेज बोलेंगे, ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, ओके। अब होता क्या एक्चुअली में, इसमें मेरे को निकालनी होती है नो लोड वोल्टेज, मेरे को पता होती है फुल लोड वोल्टेज, इसको मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को एक परसेंटेज मिल जाती है, एक रेंज मिल जाती है कि यार मैंने तो दी थी 100%, जैसे मैंने तो दी थी 220 वोल्ट, ठीक है। 215 का हो गया क्या लॉस। चलो इसको कैलकुलेशन को आसान करते हैं अपन, इसको करते हैं 220, यहाँ पे मिलते हैं अपन 200, ठीक है, और अपॉन 200 इंटू, ठीक है, यहाँ कितना आया 20/200 मल्टीप्लाई विथ 100, ये कट गया 10% आ गया। मतलब क्या हुआ, 10% का ड्रॉप हो गया किसके अंदर, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, या कह सकता हूँ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स के अंदर कितना 10% ड्रॉप हो गया। मतलब 220 दिया था, 200 ही मिला बाहर की तरफ, 10 जो 20 वोल्ट था मेरा वो क्या हुआ, वाइंडिंग के अंदर ड्रॉप हो गया। वही मेरे को क्या होता है, निकालना होता है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, आई वो आपने लिख लिया होगा ये, देखिए होता क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर,
ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपनी नो लोड ब्रांच लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये नो लोड ब्रांच हो गई। यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लग जाएगा। ये हमारी कोर हो गई। यहाँ पे अपन स्विच लगाते हैं और एक ये हो गया लोड। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये लोड हो गया हमारा। यहाँ पे वोल्टेज अपन को मिलेगी V2। ओके, यहाँ से करंट अगर फ्लो होगी, अगर स्विच को क्लोज करेंगे अपन, ये ऐसे स्विच है तो यहाँ पे I2 फ्लो होगी करंट। ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। मैं क्या कर रहा हूँ, एक अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना रहा हूँ। R इक्विवेलेंट, ये है हमारा JX इक्विवेलेंट। यहाँ पे करंट फ्लो होती है हमारी I2 डैश। ठीक है, यहाँ पे अपना जो आता है वोल्टेज वो आता है V2 डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, AV2 की इक्वल होती है अपनी, जिसका आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी आती है सप्लाई वोल्टेज V1। ये था अपना RC। यहाँ पे करंट थी अपनी IC। ये था अपना एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM। इसके अंदर जो करंट थी अपनी IM थी। यहाँ से अपनी नो लोड करंट आई थी I0 और यहाँ से आई थी अपनी I1 करंट। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था किसका, ट्रांसफार्मर का अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या किया था, देखो सबसे पहले अगर ये लोड नहीं लगा हुआ है, अगर ओपन लोड है, तो ओपन का मतलब क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एट नो लोड, या वैसे बोलता हूँ कि स्विच स्विच एस इज ओपन। अगर ये ओपन है, ठीक है, तो ओपन का मतलब क्या हो रहा है, I2 जीरो है। I2 जीरो है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, I2 डैश भी जीरो होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, I2 डिवाइड बाई यही तो है। अगर I2 है जीरो, I2 डैश भी जीरो हो जाएगी। ये दोनों जीरो है तो क्या होने वाला है, जो ये वाली देखो, अगर ये जीरो है तो इन दोनों में कोई ड्रॉप होगा, वोल्टेज में कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप जीरो, यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप जीरो, तो ये वाली जो वोल्टेज है V1, यही मेरी क्या हो जाएगी, V2 डैश हो जाएगी। V1 क्या बन जाएगी मेरे पास, V2 डैश। यही V1 यही V2 डैश बन जाएगी, और यही किसके इक्वल है, AV2 के इक्वल है। और यही मेरी क्या हो जाएगी, V नो लोड वोल्टेज हो जाएगी, क्योंकि कोई ड्रॉपेज ही नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि I2 देखो ये वाली चीज़ जीरो है, यहाँ पे कोई ड्रॉपेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ड्रॉपेज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर V1 वोल्टेज है इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे, तो यही वोल्टेज यहाँ पे भी है, इस पर भी ड्रॉप तो हो ही नहीं रहा, तो V1 V2 डैश AV2 सारा क्या इक्वली हो जाएगा किसके, नो लोड वोल्टेज के। ठीक है, इतना हो गया। सेकंड, अगर मान लो स्विच क्लोज्ड है, स्विच एस इज क्लोज्ड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कितनी भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं प्राइमरी साइड पे कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस V2 वोल्टेज को मैं देखो सेकेंडरी के रिस्पेक्ट पे निकाल रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस पूरे पैरामीटर्स को इधर की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेटेड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज की कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। ये तो रेटेड वोल्टेज थी हमारे पास, ठीक है, तो फुल लोड वोल्टेज यहाँ पे निकलेगी। अब देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है ये तो, क्योंकि मैंने सारे पैरामीटर्स को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बचा कौन सा, ये तो आइडियल बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है मेरा, तो आइडियल ही बचा। ठीक है, आइडियल का मतलब क्या है, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं अपने को। ये V2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे इस V2 की वैल्यू चाहिए, और एक V1 ये रहा, मेरे को नो लोड वोल्टेज मिल गई है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। अब देखो जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ पे क्या होगी, I2 करंट फ्लो होगी, I2 करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो I2 होगी तो I2 डैश फ्लो होगी। ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो होने वाली है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, देन जो मेरा V2 डैश है वो किसके इक्वल है, AV2 के।
ठीक है। अगर कुछ ड्रॉप हो रहा है तो जो V1 है वो इस ड्रॉप के और प्लस इसके इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। तो जितना ड्रॉप हुआ इस करंट की वजह से ड्रॉप हुआ, यहाँ पे जो बचेगी वोल्टेज वही मेरी फुल लोड वोल्टेज होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, VFL फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। अब देखो मेरे पास नो लोड वोल्टेज भी है और फुल लोड वोल्टेज भी है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सिंपल सा वोल्टेज रेगुलेशन, ओके, ठीक है। तो देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकलेगा। तो अगर मेरे को वोल्टेज रेगुलेशन निकालना होगा, इसको मैं VR लिख देता हूँ, तो मेरे को डायरेक्टली V नो लोड माइनस V एट फुल लोड अपॉन V एट फुल लोड मल्टीप्लाई विद 100। बट अब ये जब फॉर्मूला अप्लाई होगा जब आपको नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज दी हो, ठीक है। अब मान लो आपके पास वोल्टेज दी ही नहीं हुई, तो आप कैसे करोगे उसको, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। आइयो आपने ये तो नोट ही कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बाकी सब ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हटा दिया। चलो देखो अब करना क्या है, सबसे पहले लगाते हैं अपन KVL, ठीक है। यहाँ पे V1 वोल्टेज है, V1 इज इक्वल्स टू किस किस के इक्वल होने वाला है ये, V1 इज इक्वल्स टू I2 डैश, एक्चुअली सबसे पहले करते हैं V2 डैश, ठीक है। V2 डैश प्लस I2 डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट और प्लस X इक्विवेलेंट, ओके, ये हो गया। अब इससे बनाएंगे अपन फेजर डायग्राम, ठीक है। देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, V2 डैश को मैं लेता हूँ रेफरेंस, ये हो गया मेरा V2 डैश रेफरेंस, ठीक है। V2 डैश या I2 डैश लैग करेगी। अगर मैं ये जो लोड का नेचर है वो लैगिंग लेके चल रहा हूँ, अगर ये लैगिंग है तो यहाँ पे होगा अपना I2 डैश, ठीक है। और यहाँ पे I2 डैश है तो यहाँ पे होगा अपना I2 डैश R इक्विवेलेंट, ठीक है। और इससे जस्ट 90 डिग्री पे क्या होगा हमारा I2 डैश X इक्विवेलेंट, यहाँ पे होगा। ये क्या हो गया मेरे पास I2 डैश X इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको यहाँ से इसको जोड़ दे अपन तो अपन को मिल जाएगा V1। देखो इसको यहाँ से जोड़ दिया तो ये अपने पास आ गया V1 की वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ से अगर जोड़ते हैं अपन तो ये होता है हमारा I2 डैश Z इक्विवेलेंट, ओके। V1 और V2 के बीच के एंगल को अपन लिखते थे हमेशा डेल्टा से, और V2 और I2 डैश के जो एंगल था अपना वो था हमेशा अपना φ2, पावर फैक्टर एंगल किसका, लोड साइड का, ठीक है। V1 और I2 डैश के बीच का जो एंगल था हमारा वो था φ1, सप्लाई पावर फैक्टर एंगल, जिसके अपन को जरूरत नहीं पड़ने वाली इसके अंदर, ठीक है। अपने पास बन गया फेजर डायग्राम, अपने पास ये है, अपने पास वो इक्वेशन है। अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है डायग्राम की। देखो सबसे पहले बात करते हैं उस इक्वेशन की, ठीक है। उस इक्वेशन को वापस लिखते हैं, रीराइट करते हैं अच्छे से। देखो V1 एट एंगल ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू V1 एट एंगल ऑफ डेल्टा, V1 और V2 के बीच का एंगल जो है डेल्टा, पावर एंगल जिसको बोलते हैं अपन, वो है डेल्टा। वो किसके इक्वल है, V2 डैश, जिसको मैंने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस का मतलब एंगल 0 होगा, प्लस I2 डैश, इसका एंगल कितना है φ2 डैश, और φ2 डैश नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मतलब यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं अपन एंगल पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ से अगर φ2 है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ φ2, यहाँ पे नेगेटिव φ2 आएगा। देन बचा क्या हुआ टर्मिनल, वो आ जाएगा पूरा का पूरा R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, ओके। आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा। अब करना क्या है, सिंपल सा है, इसको खोल देंगे पूरी इक्वेशन को। देखो V1 डेल्टा इज इक्वल्स टू V2, एंगल 0 को मैं लिख नहीं रहा, प्लस I2 डैश, पोलर कोऑर्डिनेट में खोलेंगे तो क्या होगा, कॉस ऑफ φ2 माइनस, बॉलर से कार्टेशियन में जा रहे हैं, ठीक है।
रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होगा, कॉस ऑफ फाई टू माइनस जे साइन ऑफ फाई टू, ओके, एंड मल्टीप्लाई विथ आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी टू डैश प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ सारा, कैसे होगा देखो, आई टू डैश कॉस ऑफ फाई टू, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये होल टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है आर इक्विवेलेंट के साथ। ओके, देन देखो यहाँ पे प्लस है, बीच में प्लस आई टू कॉस फाई टू, आई टू डैश कॉस ऑफ फाई टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है हमारे जे एक्स इक्विवेलेंट से, ठीक है। अब आएगा माइनस माइनस जे आई टू साइन फाई टू मल्टीप्लाई विद एक्स आर इक्विवेलेंट। ओके, अब एक टर्म एक इक्वेशन और रहती, कौन सी, देखो देखो जे से जे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर का तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस, देन क्या हो जाएगा प्लस आई टू डैश साइन ऑफ फाई टू मल्टीप्लाई विद एक्स इक्विवेलेंट। इसको हटाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे है वी वन डेल्टा, यहाँ से क्या करना है अपने को, वी वन डेल्टा को अपन खोल के लिखते हैं, क्या होगा वी वन कॉस ऑफ डेल्टा प्लस जे वी वन साइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये सारी की सारी होल इक्वेशन नीचे नीचे आ जाएगी, एज इट इज सेम लिख देंगे, प्लस आई टू डैश कॉस ऑफ फाई टू आर इक्विवेलेंट प्लस आई टू डैश कॉस ऑफ फाई टू जे एक्स इक्विवेलेंट माइनस जे आई टू साइन ऑफ फाई टू आर इक्विवेलेंट प्लस आई टू साइन ऑफ फाई टू एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सारी टर्म्स हो गया हमारे पास, कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स होनी चाहिए, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ओके, अब क्या करना है, कंपेयर करना है, किसको किससे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं। तो देखो वी वन कॉस डेल्टा को मैं पूरी इक्वेशन से क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, कैसे होगा, देखो कंपेरिजन पार्ट है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। वी वन कॉस डेल्टा इज इक्वल्स टू वी टू, यही तो रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट देखो, इसमें जे जे आ रहा है वो हटाना है, ये एक तो ये नहीं आएगा, एक ये नहीं आएगा, बाकी सबको ले लेना है, ठीक है, प्लस आई टू डैश कॉस ऑफ फाई टू आर इक्विवेलेंट प्लस आई टू डैश साइन ऑफ फाई टू एक्स इक्विवेलेंट। ओके, एट नो लोड पे क्या होता था हमारा, एट नो लोड जो मेरा वी टू डैश था, मैंने यहाँ पे लिखा था जो, वही मेरा क्या था, वी वन था, ठीक है। इसका मतलब जो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, 0 होगी। अगर नो लोड पे 0 होगी तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वही वैल्यू पुट करता हूँ, देखो डेल्टा 0 डालो यहाँ पे, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो गया मेरा वी वन इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये वी वन नहीं रह क्या हो गया, नो लोड वोल्टेज हो गई, ठीक है, इसको मैं वी वन रखता हूँ, ये हो गया वी टू डैश प्लस आई टू डैश कॉस ऑफ फाई टू आर इक्विवेलेंट प्लस आई टू डैश साइन ऑफ फाई टू एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस V2 को इधर ले आओ तो क्या आएगा मेरे पास, देखो V1 माइनस V2 डैश इज इक्वल्स टू आई टू डैश कॉस ऑफ फाई टू आर इक्विवेलेंट प्लस आई टू डैश साइन ऑफ फाई टू एक्स इक्विवेलेंट। ओके, अब करना क्या है, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड चाहिए था, तो मैं फुल लोड से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब V2 डैश से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ये लो V2 डैश, इसको मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया, ये लो V2 डैश, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आ गया। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, फेजर डायग्राम की शायद जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। देखो
तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू I2 डैश R इक्विवेलेंट cos ऑफ phi 2 प्लस I2 डैश x ऑफ इक्विवेलेंट cos ऑफ phi 2 अपॉन क्या होती है V2 डैश। V2 डैश को मैंने क्या कहा था आपको कि इसको V रेटेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ये V2 डैश किसकी वोल्टेज है, सेकेंडरी टर्मिनल की वोल्टेज है, और सेकेंडरी को मैं अगर V2 नहीं दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, तो मैं इसको रेटेड मांग चलूँगा। अगर रेटेड वोल्टेज पे रेटेड ही करंट फ्लो होगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर देखो जो लोड होता है उसी लोड को अपन क्या बोलते हैं, मतलब देखो फुल ट्रांसफार्मर की रेटेड यहाँ पे वोल्टेज आ गई, मान लो यहाँ पे रेटेड वोल्टेज लगाई तो रेटेड करंट फ्लो होगी, ठीक है, रेटेड लोड के ऊपर रेटेड करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, इसको देखो, इसको नीचे ले आओ, I2 डैश R इक्विवेलेंट cos ऑफ phi 2 अपॉन V2 प्लस I2 डैश x ऑफ इक्विवेलेंट cos ऑफ phi 2 अपॉन V2 डैश। ओके, इस I2 डैश को आप नीचे लेके आओ। देखो V2 डैश को मैं लिख सकता हूँ V रेटेड, देन अगर V रेटेड है तो ये भी क्या होगी I रेटेड हो जाएगी, ठीक है, देन क्या होगा हमारा, देखो R इक्विवेलेंट cos ऑफ phi 2, V2 डैश को लिख सकते हैं अपन V रेटेड अपॉन I रेटेड प्लस I2 डैश को नीचे, इसको तो नीचे लेके आना था अपन को, X इक्विवेलेंट cos ऑफ phi 2 अपॉन V रेटेड अपॉन I रेटेड। V रेटेड अपॉन I रेटेड से क्या बन जाएगा, जेड बेस बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर ये जेड बेस बन गया जेड बी, देन R इक्विवेलेंट cos ऑफ phi 2 अपॉन जेड बेस प्लस X इक्विवेलेंट, एक मिनट, ये X ऑफ साइन था, सॉरी, मैं यहाँ पूरे एकदम कॉस लेके चल रहा हूँ। ये था साइन ऑफ phi 2, आई एम सो सॉरी। ठीक है, X इक्विवेलेंट साइन ऑफ phi 2 अपॉन जेड बेस। तो यहाँ से जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, अगर मैं R इक्विवेलेंट को जेड बेस से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, पर यूनिट रेजिस्टेंस मिल जाएगा उसका, ठीक है। अगर मेरे पास पर यूनिट रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ R पर यूनिट cos ऑफ phi 2 प्लस X ऑफ पर यूनिट साइन ऑफ phi 2। तो ये मेरा क्या बन गया, अल्टीमेट फॉर्मूला बन गया इसका वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है। आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला डायरेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये है लैगिंग लोड के लिए, ठीक है। अब याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट पॉइंट, क्या है, यहाँ पे अगर प्लस साइन हो तब इसका मतलब है यहाँ पे लैगिंग लोड के लिए ले रहे हैं अपन, लैगिंग लोड या लैगिंग पावर फैक्टर लोड बोल सकते हैं, पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है तो इसका मतलब होगा हमारे पास लीडिंग लोड है, ठीक है। करना कुछ नहीं होता वैसे तो, मेनली जो यहाँ पे phi 2 होगा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग करेगी, लीडिंग के अंदर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस रहेगा, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस जे स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। देखो कैसे आया, अगर यहाँ पे होता है ये प्लस, ठीक है, लीडिंग केस की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे होता अगर प्लस तो यहाँ पे आता प्लस, अगर यहाँ पे प्लस आता तो ये वाला प्लस रहता, ये वाला प्लस रहता, ये वाला सेम रहता, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव हो जाता। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे
क्या होता, ये नेगेटिव होता। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता, यहाँ पे ये नेगेटिव होता, ये होता नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव होता, और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। ये बन जाता फॉर्मूला किसका, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग लोड के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, इसका था फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, इसके अंदर अपन देखेंगे अपना जो है जीरो पावर फैक्टर की कैलकुलेशन। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर जो रेगुलेशन होता है, जीरो रेगुलेशन का कैलकुलेशन। ठीक है, एंड जो सेकंड होगा हमारा मैक्सिमम रेगुलेशन कितना हो सकता है, उसकी कंडीशन देखेंगे। ठीक है, मेरे को साफ दिख रहा है यहाँ से, जो लीडिंग लोड होगा उसके अंदर मेरे को जीरो मिलेगा, क्योंकि दो चीज़ों को माइनस करते हैं तभी जीरो आता है। और मैक्सिमम कब मिलेगा, जब लीडिंग लोड लगा लैगिंग लोड लगा होगा, तब आपको मैक्सिमम रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है, मैक्सिमम जो रेगुलेशन था उसको जीरो से जीरो रखना होता है, मिनिमम से मिनिमम रखना होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।